चैनल देखने वाले सारे बहन भाइयों ने अमित वशिष्ठ की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और भाई सारे ठीक ठाक हो, कुशल मंगल हो। साथियों, आज जो अपनी वीडियो है सेकंड चैप्टर 9th क्लास का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है उसको पूरा कवर करेंगे। यानी इन्हों नहीं है कि एक चैप्टर के 4 हिस्से बना दिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मेरे को लगा कि लंबा सिलेबस चल रहा है तो वह करवाएंगे वैसे ही जैसे अब करवा रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वीडियो हो सकती है 1 घंटे की हो, ये वीडियो हो सकती है 1.5 घंटे की हो सकता है ये वीडियो 45 मिनट में खत्म हो जाए। तो मुद्दा ये है कि इस पूरी वीडियो के अंदर पूरा सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। और अगली जो वीडियो आप मेरे को सलाह दो, अगली जो वीडियो लेके आए उसमें तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर एक साथ कवर करें या फिर अकेले चैप्टर वाइज बनाए। मैं जैसे तीसरे की बना दी, अगली वीडियो चौथा की बना दिया, अगली वीडियो 5वें की बना दिया। तो आप मेरे को ये सजेशन देना जी, ठीक है भाई। तो आज का जो अभी सेकंड चैप्टर की एक वीडियो पहले डाल चुके हैं जिसमें हमने समझा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आपने इस सॉल्यूशन से पहले मिक्सचर पढ़ा था, ठीक है भाई। और मिक्सचर में यानी मिश्रण, हिंदी में बोलते मिश्रण, और मिश्रण में आपने पढ़ा एक चीज के अंदर अगर दूसरी चीज मिलती है तो वो मिक्सचर बोली जाती है, यानी मिश्रण बोली जाती है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस यानी समांगी और हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी। समझ रहे हो? समांगी का मतलब ये है जिसमें पार्टिकल समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर कहीं समान रूप से, ठीक है ना। ये कह सकते हो, ऐसे बोलते ना, आपने देखा होगा 2 दिल 1 जान, समझते होगे। 2 दिल 1 जान वाली कंडीशन हो तो होमोजेनियस है, और 2 दिल 1 जान वाली नहीं तो हेटेरोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को पिछली वीडियो में हम ढंग से पढ़ चुके हैं। जिस भी भाई और बहन को सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, यानी हिंदी में बोलते हैं विलयन समझ में नहीं आया हो, वो पिछली वीडियो देख लो, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन जो है, जैसे ये है, ये पानी है दोस्तों, पानी का अपना गिलास है, ये पानी का गिलास है, और इसके अंदर मेरे काबिल दोस्तों हमने चीनी मिलाई है। बात समझ रहे हो? और चीनी मिलाने के बाद ये 2 दिल 1 जान वाली कंडीशन हो जाती है, और तब ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। और होमोजेनियस मिक्सचर बनने के नाते इसको हमने नाम दिया है दोस्तों सॉल्यूशन का। इतनी बात समझ में आई है। अब अगली चीज ये है, आप जानते हैं जिस चीज के अंदर दूसरी चीज घुलती है, जिस चीज के अंदर घुलती है उस चीज को बोलते हैं सॉल्वेंट। बात समझ में आई है? क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक, हिंदी में बोलते हैं विलायक। और जो चीज घुल रही है उसको बोलते हैं सोल्यूट यानी विलेय, यानी जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। या आप ये कह सकते हो जो चीज ज्यादा होती है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक, और जो चीज कम होती है परसेंटेज में उसको बोलते हैं सोल्यूट यानी विलेय। अब कंसंट्रेशन क्या होती है दोस्तों? कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। समझ रहे हो? या आप इसको बिल्कुल अंग्रेजी के अनुसार लेके चलोगे तो इसको बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्रता के अंदर एक शब्द छुपा है, यानी कोई चीज अगर संगठित होने जा रही है, इकट्ठा होने जा रही है, उसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। बात समझ रहे हो? अब समझो क्या चीज है, देखते समझते हैं। अगर दोस्तों, अगर इसके अंदर 2 चम्मच चीनी मिलाओगे तो कम मीठा होगा, लेकिन अगर इसके अंदर 2 चम्मच और मिला दोगे तो और ज्यादा मीठा होगा, 2 चम्मच और ज्यादा मिला दोगे तो और ज्यादा मीठा होता जाएगा। यानी आप इस चीज की क्या बढ़ा रहे हो? चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो? वास्तव में कंसंट्रेशन क्या है? जितना ज्यादा आप सोल्यूट डालोगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता होगी। बात समझ रहे हो? नहीं समझ भाई? अगर 2 चम्मच चीनी डाली तो सांद्रता कम है, अगर 10 चम्मच चीनी डाली तो सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा विलेय उतनी ही ज्यादा क्या होती है? सांद्रता। बात समझ गए? अब आप एक चीज बताओ, अगर चीनी तो 10 चम्मच डाल दी, लेकिन इसे पानी है ये बढ़ा दूं, पानी फिलहाल 1 लीटर है और पानी मैं कर दूं 10 लीटर और चीनी वही 2 चम्मच रखूं, तो क्या चीनी की मात्रा ज्यादा है? नहीं भाई, सोचने की बात है, उल्टा नहीं हो जाएगा। सीधी सी बात सोच के चलो, 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घोलोगे तब मजा आ जाएगा, मीठा पानी हो जाएगा।
लेकिन वही 10 चम्मच चीनी अगर 10 लीटर में घोलोगे तो वो मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन जो होती है उसका फार्मूला देखो, कंसंट्रेशन जो सांद्रता होती है, मिस जो अपना विलयन है उसकी सांद्रता होती है बराबर क्या, या इसको अमाउंट ऑफ सोल्यूट बटे में अमाउंट ऑफ सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, हिंदी मैंने बता दिया है पहले, सोल्यूट यानी विलेय और सोलवेंट यानी विलायक। यानी सांद्रता सीधे रूप से डिपेंड करती है किस पर, सोल्यूट पर। अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सांद्रता भी ज्यादा होगी, अगर आपका विलेय ज्यादा है तो आपकी सांद्रता भी ज्यादा होगी। सीधी सी बात क्या है, विलेय मतलब चीनी अगर ज्यादा है तो इस घोल की क्या है, सांद्रता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई है। अब बटे वाली चीज जो होती है, ध्यान रखना, जो बटे वाली चीज होती है उल्टी होती है इसकी। अगर सांद्रता बढ़ेगी तो इसका मतलब ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये सांद्रता घटेगी। बात समझ में आई या नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट बढ़ाओगे तो सांद्रता बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने सॉल्वेंट को बढ़ा दिया तो आपकी सांद्रता क्या है, वो घट जाएगी। अब खुद सोच के देखो, अगर पानी 1 लीटर है और उसमें 10 चम्मच अगर चीनी है तो सांद्रता बढ़ी हुई है, लेकिन अगर इसको मत छेड़ो, लेकिन 1 लीटर को 10 लीटर कर दो, मतलब पानी को 10 लीटर कर दिया, यानी सोलवेंट को बढ़ा दिया, और सोलवेंट को बढ़ाने से सांद्रता घटेगी या नहीं घटेगी। तो ये फार्मूला बेसिक जिंदगी से निकला हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये पूछ भी ले, पेपर में आया है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनता है और करवा देता हूं आपको, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में दे रखा है, आप उसको एक बार आप करके दिखाओ, मैं आपके सामने लिख देता हूं उसको एक बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास एक सॉल्यूशन है दोस्तों, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, यानी 40 ग्राम क्या है, अपना साधारण नमक है, और वो डाला जाता है किसमें, 320 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का मतलब क्या है, 40 ग्राम नमक है भाई, 320 ग्राम पानी के अंदर डाला जाता है। तो आपको बताना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी हिंदी में बोले तो आप लोगों को सांद्रता ज्ञात करनी है। अब सांद्रता ज्ञात करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जादुई मंत्र होते हैं दोस्तों। कंसंट्रेशन ज्ञात करने का अभी आपको फार्मूला पता था कि 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला आता है दोस्तों, ध्यान रखना, एक 2 फार्मूले हैं, मास बाय मास फार्मूला, और एक होता है प्यारे दोस्तों मास बाय वॉल्यूम वाला फार्मूला। बात समझ रहे हो। अब आप देखो एक चीज दोस्तों बताऊं, अब की बार ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। आपको पता है ग्राम किलोग्राम जो होते हैं वो किसकी यूनिट है, मास की। तो दोनों का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये मास वाला फॉर्मूला कैसे लगता है देखना, पहले होता है मास ऑफ सोल्यूट और बटे में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन जो हो कैसे बनता है, ये नमक है, थोड़ा वो क्या होता है दोस्तों, सोल्यूट होता है। ज्यादा कौन है, पानी के अंदर घुलेगा, तो ये क्या अपना सोलवेंट होता है। और सोलवेंट और सोल्यूट को मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है वो कितना है, 40 ग्रामियों और 320 ग्रामियों, तो कितना हो जाएगा बताओ, 300 यो बंधा हुआ 360 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 40 और 20 60। बात समझ में आई है। तो सॉल्यूशन जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 360 ग्राम, और अपना जो है सोल्यूट जो उसकी वैल्यू कितनी है, 40 ग्राम। समझ रहे हो। अगर प्रतिशत में ज्ञात करना, परसेंटेज के लिए 100 गुना में करते हैं। अब आप काट सकते हो, 0 से 0 काट दिया, 4 में 36 और 100 बटे 9
आप इसको परसेंटेज लिख सकते हो। आप मैथमेटिक्स के विद्वान हो, इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में तोड़ के लिख सको। ठीक है भाई, इसको दशमलव में लिख सकते हो। तो आप लोगों को आशा करता हूं ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। न्यूमेरिकल क्या, कुछ भी नहीं है। सोल्यूट 40 ग्राम है, सोलवेंट 320 ग्राम है, तो सोल्यूशन इन दोनों को जोड़ के बनेगा। सोल्यूशन को नीचे लेना है और सोल्यूट जो 40 ग्राम है उसको ऊपर लेना है। परसेंटेज के लिए हमेशा गुणा में 100 करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके परसेंटेज में वो आती है अपनी कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन किस में आता है, परसेंटेज में। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह जो है। तो भाइयों आगे जो टॉपिक है अपना, वो किताब देख लेते कौन सा टॉपिक है। आगे टॉपिक है अपना सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन जो है अब पढ़ना, सस्पेंशन क्या है। हिंदी में हर सबने सुना सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब नौकरी से निकाला नहीं, बस लटका के रखा है बीच में। अब वही मीनिंग इसका है। इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये पानी का गिलास है, और पानी के गिलास में कई बार जब हैंडपंप से पानी लेके आते हैं तो धूल मिट्टी के कण आते हैं दोस्तों, नहीं आते हैं ना। तो ये कण जो है ये पानी के बीच में लटके हुए हैं, समझ रहे हो। और ऐसे जो मिक्सचर होता है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन। जब सोल्यूट जो है, जो विलेय जो है, उसके कण जो सोलवेंट है अपना, विलायक जो है, उसके अंदर ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, अटके हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, उस घोल को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इतनी बात समझ में आई है भाई, सबका ही है। अब देखो सस्पेंशन की खास बात होती है कि इसके अंदर जो पार्टिकल ऐसे लटके हुए होते हैं ना, वो दिख जाते हैं। इनको देखने के लिए विशेष प्रकार की आंखों की जरूरत नहीं है, ये नंगी आंखों से भी दिख जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप एक टॉर्च लेके चलोगे, ऐसे टॉर्च है आपके पास, और टॉर्च का प्रकाश अगर मारोगे कभी भी, आप एक काम करना, कांच के गिलास में पानी लेना, उसमें रेत वाला पानी लेना हैंडपंप से। जैसे आप प्रकाश की किरण इसके ऊपर पास करोगे तो ऐसा ये प्रकाश की किरण इसके कणों से टकराएगी और वो कण साफ साफ आपको दिखेंगे। इतनी बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, तो ये था सस्पेंशन, बिल्कुल आसान है। उसके आगे एक और होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसकी हिंदी में इसको कोलोइडल निलंबन भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलोइडल निलंबन भी बोलते हैं। अब देखो कोलोइडल क्या है। अब ये दूध है दोस्तों, इसके अंदर मैंने दूध भरा हुआ है, और आप लोगों को लगेगा कि दूध एक मिक्सचर तो है, लेकिन दूध एक होमोजेनियस मिक्सचर है। बात समझ रहे हो? मैंने आप लोगों को होमोजेनियस मिक्सचर की यानी समांगी मिश्रण की विशेषता बताई थी कि समांगी मिश्रण में दो दिल एक जान वाली कंडीशन होती है, यानी पार्टिकल इस कदर मिले हुए होते हैं कि उनको आप अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आई? दूसरी चीज है, पार्टिकल एक दूसरे में इस कदर घुले हुए होते हैं, इस कदर मिले हुए होते हैं कि जब भी आप उसके ऊपर प्रकाश की किरण मारोगे, आप प्रकाश मारोगे किसी भी टॉर्च से, तो वो पार्टिकल्स उस प्रकाश की किरण से टकराते नहीं हैं। बात समझ में आई है नहीं आई? लेकिन दोस्तों दूध को देख के ऐसा लगता है कि ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन मैं कहता हूं दूध एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों है हेटेरोजेनियस मिक्सचर? वो देखो, आप जब भी दूध, आप एक काम करना, दूध को आज कांच के गिलास में डालना, और कांच के गिलास में डालोगे, ऐसे ही टॉर्च है, टॉर्च की किरण जो है वो मरवाना इस पे, कांच के गिलास पे, तो आपको नजर आएगा कि छोटे छोटे कण हैं इसके बीच में, और जिनसे वो प्रकाश की किरण टकराती हैं। और ये अगर टकरा रही हैं तो इसका मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। ये पार्टिकल दूध के बीच में इतने छोटे छोटे हैं कि ये हमें दिखते ही नहीं है। ये इसके बीच में ही मिक्स हुए हो रखे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मिक्स नहीं हो रखे, इसीलिए दूध जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। और ऐसे कण जो इस कदर घुले हुए हैं
कि उन्हें सिर्फ टॉर्च वाले इफेक्ट से ही देखा जा सकता है, उस मिश्रण को बोलते हैं कोलोइडल मिश्रण। बात समझ में आई है नहीं? यानी कोलोइडल मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई है दोस्तों। और ऐसे टॉर्च मार के पार्टिकल्स को देखना और फिर पता लगाना कि वो हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस, यानी वो समांगी है या विषमांगी। इस कला को एक अपना साइंटिस्ट है उस जिसका नाम था टिंडल, वो टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और इस प्रभाव को टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई है? तो पेपर में कलाकारी करके अगला पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है दोस्तों। तो आप कह सकते हो टिंडल इफेक्ट एक प्रकाशीय इफेक्ट है, एक लाइट वाला इफेक्ट है, जिसमें होता क्या है, जिसमें हम किसी भी मिश्रण से लाइट पास करवाते हैं और लाइट पास करवा के हम ये पता करते हैं अगर वो लाइट किसी भी पार्टिकल से टकरा रही है तो इसका मतलब पार्टिकल उसमें ढंग से मिक्स ही नहीं हो पाया, ढंग से मिक्स नहीं हो पाया, तो इसका मतलब वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं, वो कैसा दोस्तों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक देखते हैं। सस्पेंशन हमारे साथ हो चुका है, कोलोइडल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं क्या फंडा इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल हो गया जी। अब इसको अलग करने की कला देखते हैं जी, कैसे अलग करते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कोलोइडल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, कोलोइडल जो मिक्सर है दोस्तों, कोलोइडल मिक्सर जैसे दूध है उससे जामुन लगाया, अगले दिन क्या बन गई, वो दही बन गई है, और वो दही जो है वो भी एक प्रकार का कोलोइडल मिश्रण है। लेकिन दोस्तों क्या इनके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, इनके पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। और वो अलग हम कैसे कर सकते हैं? वो अलग हम कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल लगा के। वास्तव में यह अपकेंद्रीय बल होता क्या दोस्तों, आपने देखा होगा सुबह सुबह दही है उसके अंदर मदानी डालते हैं, और मदानी डाल के इतना तेज रफ्तार से उसको घुमाते हैं, इतनी तेज रफ्तार से उसको घुमाते हैं कि जो हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं मक्खन बन के, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं लस्सी बन के। बात समझ में आई है? यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इतना घुमावदार बल लगाया जाता है, इतना घुमावदार बल लगाया जाता है कि जो हल्के पार्टिकल्स हो ऊपर आ जाते हैं, जो भारी पार्टिकल्स हो नीचे बैठ जाते हैं, और इसी बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। और इसी से दही से क्या निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? तो ऐसे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे मिक्सचर है, आपने कोई भी मिक्सचर बनाया है उसको अलग कर सकते हो। जैसे अभी गेहूं है, ये कटोरा, इसके अंदर गेहूं है, और गेहूं के अंदर हो सकता है कंकड़ भी हो, ठीक है, उनको हाथ से भी अलग कर सकते हो, उनको छान के भी अलग कर सकते हो। ये आसान से साधन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बात समझ में आई है जी? शाबाश, साफ कर दो जी। बहुत आसान सा है, खास चीज नहीं है। आगे देखते हैं क्या खास है इसके अंदर। आगे है जी, आगे है अगर इमिसिबल चीजें हों, अगर अघुलनशील चीजें हों तो उनको अलग कैसे करोगे? अघुलनशील चीज, ऐसी चीज जो घुलती ही नहीं आपस में, उनको अलग कैसे करोगे? समझ आ रहा है? अरे जी, अघुलनशील चीजों को अलग कैसे करोगे? जैसे मान के चलो ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है, और आपने इतने में तेल डाल दिया, इतने में ऊपर से तेल डाल दिया। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये तेल है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि तेल और जो पानी हो कभी आपस में घुलते नहीं। अब इनको अलग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, नीचे छेद कर दो, ठीक है, और एक और बाल्टी लगा दो नीचे। अब उसमें इकट्ठा होगा पानी, ठीक है, पानी नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी आ जाएगा और फिर तेल यहां पे टच होने लग जाएगा, और तेल टच होता है एकदम ही टूटी को बंद कर दो। बात समझ में आई है? ऐसे आप जो ऐसी चीजें जो आपस में घुलती नहीं है उनको अलग करने की ये आसान सी ट्रिक है। इतनी बात समझ में आई भाई? शाबाश, कुछ नहीं है, ये चीजें तो आसान सी है यार।
जो पेपर में आने वाली चीज़ है, आगे देखते हैं क्या फंडा आ सकता है इसमें। अगला जो अपना टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग खुद बताओगे, अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, आप लोग खुद इस चीज को मेरे सामने स्पष्ट करोगे। अब एक चीज बताओ, आप सोच के देखो एक चीज, हर एक चीज का, आप जैसे एयर है, एयर के अंदर आप सब जानते हो O2 भी है, एयर के अंदर CO2 भी है, और एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है या नहीं है। अब आप देखते हो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। अब ऑक्सीजन कहां से लेके आते हैं? अब इसी एयर से ही तो ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। अब इस एयर से ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाता है वो पढ़ते हैं एक छोटे से डायग्राम के द्वारा। तो छोटी सी ये चीज अगर आप लिखना चाह रहे तो लिख लो, वरना मैं डायग्राम बनाऊंगा। दोस्तों बहुत प्यारा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। वीडियो रोकनी पड़ी क्योंकि चलती वीडियो में अगर डायग्राम बनता तो इससे भी अच्छा बनता। अभी अच्छा बना है, मुझे मेरी ड्राइंग पर फक्र है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी कि मैंने कभी ड्राइंग सब्जेक्ट ही नहीं लिया अपनी ड्राइंग को देखते हुए। और समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है, वैसे पता बुरी है लेकिन कोशिश करना समझने की, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है और ड्राइंग भी अपनी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब एयर जो है, एयर दोस्तों थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। एयर जो है उसमें आपको पता O2 भी है, CO2 भी है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है। आपको पता नहीं 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो 78%, सबसे ज्यादा क्या होती है अपनी नाइट्रोजन होती है दोस्तों, ठीक है, ये चीज है। अब मेरा आप अब देखो ऑक्सीजन, जैसे आग बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहां से आती है CO2? सिलेंडर के अंदर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर आप देखते हो हफ्ते 10 दिन में आप रोड पे देखते रहते हो कि एक ट्रक जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का भरा हुआ। कहां से आती है ऑक्सीजन? वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे पेड़ ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, उन पेड़ों के पत्तियों के ऊपर हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लें और ऑक्सीजन इकट्ठा कर लें, ऐसा तो संभव नहीं है। अब ऑक्सीजन जो है इसी एयर से अलग की जाती है, ठीक है। वो कैसे अलग करते हैं उसके लिए डायग्राम बनाया, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अपनी जो गैसेज हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हर एक का अलग अलग होता है। जैसे अपनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -183 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस में दोस्तों। और आर्गन जो है गैस उसका होता है -186 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। और नाइट्रोजन उसका तो 196 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो इसका मतलब क्या है, ये गैस अलग टाइम पे बॉईल करेगी, ये गैस अलग टाइम पे, और ये गैस अलग टाइम पे। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी अलग होगा। अब ये लिक्विड होंगी, ये अलग पॉइंट पे लिक्विड होगी, O2 आर्गन अलग पॉइंट पे लिक्विड में तब्दील होगी, और नाइट्रोजन अलग पॉइंट पे लिक्विड में तब्दील होगी। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी गैस हो, अगर उस गैस पर प्रेशर ज्यादा लगाया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ध्यान रखना है, अगर उस गैस पर प्रेशर ज्यादा लगा दिया जाए या उस गैस पर जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया जाए, तो वो गैस बदल जाती है दोस्तों किसमें? लिक्विड में बदल जाती है या नहीं है। और लिक्विड में बदलने के बाद उसको धीरे 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 गर्म किया जाता है। अब धीरे धीरे गर्म करोगे तो सोच के देखो, ऑक्सीजन अलग टाइम पे गर्म होगी, आर्गन अलग टाइम पे गर्म होगी, नाइट्रोजन अलग टाइम पे गर्म होगी। गर्म होने का मतलब क्या है? लिक्विड से वापस गैस आना। तो जो पहले गैस में बदलेगी उसको अलग इकट्ठा कर लिया, उसके बाद दूसरी गैस में बदली उसको अलग इकट्ठा कर लिया। इतनी बात समझ में आई है? ये फंडा है। अब डायग्राम से समझते हैं इस चीज को, कोई मुश्किल चीजें नहीं है दोस्तों। देखो ये एक फिल्टर है, इसके अंदर से जैसे गैस आई छनती हुई, आपने गैस को छान लिया, मतलब जो कीटाणु थे, धूल मिट्टी थी, वो बाहर ही रहेगी, ठीक है। अब एयर अंदर आई, अंदर एयर आई, इस डिब्बे के अंदर, ये डिब्बा क्या है? ये डिब्बा दोस्तों ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पिस्टन है। पिस्टन जैसे इंजेक्शन के अंदर होता है ना पिस्टन जैसा वो। अब इसको अगर आप दबाओगे इधर से तो गैस भी तो कंप्रेस होगी, समझ रहे हो? और गैस कंप्रेस होगी तो ये गैस किस में बदल जाती है दोस्तों? लिक्विड में बदल जाती है।
अब लिक्विड में बदलने के बाद ऊपर उठेगी तो धीरे धीरे इसको गर्म किया जाता है यहां से, और गर्म करेंगे तो ये गैस हॉट एयर में तब्दील होगी, समझ रहे हो ना। अब हॉट एयर में तब्दील होगी तो अलग अलग तरह से अलग अलग गैसें, भी पहले O2 जाएगी, बाद में नाइट्रोजन जाएगी, या पहले नाइट्रोजन जाएगी आखिरी में O2 जाएगी, समझ रहे हो। तो हॉट एयर गर्म हवा आती रहती है, समझ रहे हो। अब ये गर्म हवा आएगी, अब ये ठंडी भी तो अलग अलग टाइम पे होगी। ये जो डिब्बा है इसके अंदर ये जो ऐसे आपको नली दिख रही है, इस नली के अंदर ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, और इतना ज्यादा ठंडा पानी है कि ये गैस को लिक्विड में बदलने का प्रयास करता है। अब वो गैस जो लिक्विड में बदली है वो ठंडी है और कंप्रेस्ड है, ठीक है। वो यहां से गुजरेगी और यहां से गुजरने के बाद जो जल्दी लिक्विड में बदली है वो यहां से चली जाएगी, जैसे CO2 सबसे पहले जाती है। अब ये कंप्रेस्ड है और कंप्रेस्ड CO2 को ही क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो बात समझ में आई, ड्राई आइस कैसे बनाई जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। उसके बाद दो बाकी गैसेस बन गई, वो यहां से आई, यहां से आई। अब नाइट्रोजन थोड़ी सी इनसे हल्की है, वो क्या है अपने बाहर निकल गई, और जो बच गई वो क्या है O2, और कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो एक मेरी बहन ने सवाल पूछा था कि सर क्या गैसेस लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। आज आपने देखा है कि आप अगर उन पर प्रेशर ज्यादा लगा दोगे, उनका टेम्परेचर अगर कम कर दोगे तो गैसेस किस में बदल सकती हैं, लिक्विड में बदल जाती हैं। ये बिल्कुल आसान सी चीज थी, इस पर मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है, बिल्कुल आसान सी बातें, थोड़ा सा समझ में आए। ये जो पॉइंट्स है वो याद रख लेना, और ये जो अलग करने वाली विधि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसको याद कर लेना। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, जब प्रेशर अगर आप ज्यादा रखते हो तो गैसेस लिक्विड में बदल जाती हैं। ये 2-4 बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए इनको ज्यादा नहीं बता रहा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होगी, इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब एलिमेंट्स की बातें आएंगी। और यहां से समझ लो कि आप अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनका बेस शुरू हो गया, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स जो है वो क्या है, तत्व जो है वो क्या है दोस्तों, देखते हैं तत्व क्या होता है। वास्तव में तत्व कुछ नहीं होता, ये होता है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। जो पदार्थ है उसकी बिल्कुल साधारण जो फॉर्म है उसको बोलते हैं एलिमेंट। बात समझ में आया है, यानी इस फॉर्म को और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, समझ रहे हो। यानी पदार्थ की पदार्थ का ऐसा रूप जिसको और ज्यादा टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके उसको एलिमेंट यानी तत्व बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई है, पक्का आई है, शाबाश। अब सवाल ये उठता है प्रश्न पेपर में बनने वाला कि ये एलिमेंट नाम की जो चीज है दोस्तों, इसको किसने बताया। तो इस शब्द का जो शब्द की चर्चा है वो सबसे पहले हमारे प्यारे से साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट बॉयल साहब ने की, ठीक है जी। कौन से सन में की, 1661 में। इन्होंने सिर्फ ये शब्द दिया है एलिमेंट, इन्होंने बताया कि ये मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। बात समझ में आई है। लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट थे लेवोसियर नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने ये बताया, ये फ्रांस के थे, ध्यान रखना ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लेवोसियर। इन्होंने बताया, इन्होंने साइंटिफिक रूप में प्रूव किया कि एलिमेंट क्या होता है। और रॉबर्ट बॉयल साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ नाम दिया था एलिमेंट का। इतनी बात समझ में आई है। एलिमेंट जो है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया बाद में, मेटल यानी धातु, उसके बाद है नॉन मेटल यानी अधातु, और तीसरा बांटा गया इनको मेटलॉइड्स में। आप सब जानते हैं मेटल दिखने में कठोर होती हैं, चमकदार होती हैं। जब उनको पीटा जाता है तो उनकी परत बनाई जा सकती है, जब उनको खींचा जाता तो उनके तार बनाई जा सकती है, और जब उनको पीटा जाता तो आवाज करती है। नॉन मेटल इसके ठीक विपरीत हैं, और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो इनका मिक्सर रूप लिए चलते हैं। आगे जब इनकी चर्चा होगी तब इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है भाई, ये चीज है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलिमेंट से रिलेटेड वो पढ़ते हैं। अब एलिमेंट कितने, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है। क्योंकि नाइट्रोजन को और थोड़े ना तोड़ लोगे आप भाई, जिस भी पदार्थ को और पदार्थ में तोड़ना और रूप में तोड़ना संभव नहीं, वो एलिमेंट है, ठीक है। अब एलिमेंट जो है 92 एलिमेंट, 92 जो तत्व हैं वो नेचुरल हैं, यानी प्राकृतिक है। प्रकृति में 92 एलिमेंट पाए जाते हैं। प्रश्न ये बन सकता है,
लेकिन आज के दिन अपनी जो पीरियोडिक टेबल है, अपने पास एक टेबल है, ऐसी टेबल जिसके अंदर ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल, उस टेबल के अंदर 100 प्लस एलिमेंट्स हैं, 100 प्लस, ठीक है, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं दोस्तों वो मैन मेड हैं। मैन मेड यानी हमारे मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इतनी बात समझ में आई है। अभी ये जो 100 प्लस है, इनमें से जो 11 हैं दोस्तों वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब रूम टेम्परेचर क्या है? जो कमरे का तापमान है उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं दोस्तों। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कमरे का जो तापमान उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं और रूम टेम्परेचर पर जो 11 तत्व होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, वो फिलहाल रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में है या नहीं है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कितने तत्व जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में होते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 11, ठीक है। 2 ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन से? तो एक है दोस्तों ब्रोमीन और एक है दोस्तों मरकरी। तो रूम टेम्परेचर पर 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड होते हैं, एक होता है ब्रोमीन और एक होता है मरकरी। तो पीछे सवाल पूछ रखा था कि कौन सी ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। अब उत्तर लगा दिया बच्चों ने मरकरी। दोस्तों मरकरी तो मेटल है, धातु है, अधातु तो कौन सी है? ब्रोमीन। तो अगले कुछ भी पूछ सकता है कि ऐसी अधातु का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, तो ब्रोमीन। ऐसी धातु मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड, तो क्या है? मरकरी। आपने देखा होगा थर्मामीटर जो होते हैं उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? मरकरी यानी पारा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बहुत चमकदार होता है। कारण नंबर 1। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? और एक होता है दोस्तों सीजियम। सीजियम है और एक गैलियम नाम के तत्व। ये 2 तत्व इतने बढ़िया हैं। वैसे रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड में नहीं पाए जाते, लेकिन रूम टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये भी लिक्विड में बदल सकते हैं। यानी अगर 303 केल्विन के लगभग आप कर दोगे तो ये क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो दोस्तों ये परिभाषा थी एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट समझ में आए होंगे। 2-4 प्रश्न बनते साफ कर दूं भाई, समझ में ना हो तो माफी चाहूँ हूँ। वीडियो बनानी जरूरी थी लेकिन आज थोड़ा सा सिर में दर्द है, तो क्या पता वीडियो ढंग से ना बनी हो, ठीक है। अब देखो एलिमेंट क्या है, आपको समझ में आया है। अब एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलाओ, ठीक है, और उनकी केमिकल रिएक्शन करवाओ। अगर केमिकल रिएक्शन करवाओ तो उसके बाद जो न्यू चीज बनेगी उसको नाम देते हैं दोस्तों कंपाउंड का। इतनी बात समझ में आई है नहीं? यानी यौगिक, हिंदी बोलते हैं यौगिक। अब आप कहोगे सर अगर एक चीज को एक चीज में मिलाते हैं तो आप थोड़े दिन पहले कह रहे थे मिक्सचर बनेगा, लेकिन दोस्तों एक चीज में दूसरी चीज मिलाओगे तो मिक्सचर कोई नई चीज नहीं बनती, समझ रहे हो। अब आपने चीनी है वो पानी में मिलाई है, पानी को सुखा दो चीनी अलग बच जाएगी, तो नई चीज थोड़ी ना बनी है, वही की वही चीज है। लेकिन अगर कंपाउंड बना रहे हो तो एक चीज में एक चीज मिला के कंपाउंड बनता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन करने के कारण नई चीज बनती है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।